हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बजट क्या है इसके बारे में बताया था। बजट के क्या प्रकार होते हैं, बजट का कॉन्सेप्ट्स क्या है। कॉन्सेप्ट्स में ही मैंने आपको बताया था कि बजट के प्रमुख पहलू है एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, जिसमें मैंने आपको सरकारी व्यय के बारे में बताया था कि सरकार किन किन वस्तुओं पर अपना व्यय करती है, और अगर सरकारी व्यय जो होते हैं उसकी आय से अधिक हो जाते हैं तो उससे जो निकल के आता है उसे हम बजट घाटा कहते हैं। और उससे संबंधित मैंने कुछ आपको मॉक क्वेश्चंस भी दिए थे। अब बजट कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 2 में मैं आपको गवर्नमेंट रिसीट्स यानी सरकार की प्राप्तियों के बारे में बताऊंगी, और जो हमारा फॉर्मूला एक निकल के आता है सरकारी आय का, सरकारी व्यय का और बजटरी घाटे का, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी अपने वीडियो से संबंधित। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट क्या होता है। बजट एक ऐसी प्रतिलिपि है जिस पर सरकार अपनी आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। क्योंकि बजट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, रिसीट्स यानी प्राप्तियां, कि सरकार किन किन वस्तुओं पर या किन किन स्थानों पर अपना व्यय करती है और जिसके लिए सरकार को कहाँ से प्राप्ति करनी होती है या उसको प्राप्ति होती है। अगर सरकारी व्यय सरकारी आय से अधिक हो जाते हैं तो जो घाटा आता है उसे हम बजटरी घाटा कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि विगत वर्ष के आय और व्यय क्या है और आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमान भी हम लगाते हैं, जिसे कि हम बजट कहते हैं। अब हम सरकार की प्राप्तियों के बारे में जानेंगे कि सरकार को प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं, जिसमें पहला होता है सैलरी यानी कि वेतन। तो सरकार को जो वेतन प्राप्त होता है वो टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व के द्वारा और नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर राजस्व के द्वारा प्राप्त होता है। पहला हम लेते हैं टैक्स रेवेन्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी पर इसका वास्तविक भार पड़ता है और वही व्यक्ति इसको पे भी करता है, वो इस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति इस टैक्स के भार को सहन करता है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, आयकर और निगम कर। इसके अलावा सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, जिसमें कि जीएसटी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है अप्रत्यक्ष कर, इसमें टैक्स शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो इसके भार को सहन वहन नहीं करता है, बल्कि वो अपने टैक्स को कहीं शिफ्ट कर देता है। तो जिस पर लगाया जाता है, जिस पर ये टैक्स इम्पोज किया जाता है, वो इस टैक्स को पे नहीं करता, कोई दूसरा व्यक्ति इस टैक्स को पे करता है। सेकंड आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर राजस्व। ये जो है ये टैक्स नहीं है, लेकिन इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू जनरेट ज़रूर होता है। और ये एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गैर कर राजस्व, जिससे सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इसमें पहला हम कह सकते हैं जैसे फाइन है, कि अगर आप धारा 302 के तहत देखें तो उम्र कैद की सज़ा है और कुछ जुर्माना भी है। और इसके अलावा अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो चालान है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो भी चालान है। तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब सरकार की आय होती है। पासपोर्ट बनवाने पर खर्च होता है, और आजकल ये पोल्यूशन के लिए जो होता है इससे भी जो फाइन पड़ता है वो भी उसी से सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सब भी सरकार की आय के साधन होते हैं, जिससे कि सरकार को आय की प्राप्ति होती है। सेकंड है ग्रांट या अनुदान। ऐसा धन जो हमें मिल तो जाए लेकिन हमें उसे वापस ना करना पड़े, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वेच्छा से हमको दान दे उसे हम कहते हैं
अनुदान, जैसे कोई विदेश से अगर कोई नेता आए या बिल गेट्स वगैरह आए थे पहले, तो वो अपनी इच्छा से अगर कुछ दे के जाते हैं तो वो कहलाता है ग्रांट या अनुदान। इससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। थर्ड आता है इंटरेस्ट रिसीट्स, यानी ब्याज की प्राप्ति। ब्याज की प्राप्ति कैसे होती है? अगर भारत किसी से ऋण लेता है तो किसी को देता भी है। माना उसने अमेरिका से ऋण लिया तो बांग्लादेश, भूटान आदि को वो ऋण देता भी है। तो अगर सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक हो जाते हैं तो सरकार जिन देशों को ऋण देती है उनसे ये कहती है कि अगर आप हमारा पेमेंट नहीं कर सकते, मूलधन वापस नहीं कर सकते, तो आप हमें हमारे धन पर इंटरेस्ट यानी ब्याज तो दे ही दीजिए। तो जो ब्याज की प्राप्ति होती है सरकार को अपने दिए गए ऋण पर, वो भी सरकार की आय का एक साधन होता है। अभी आपने जो तीनों पॉइंट देखे सरकार को जिनसे आय की प्राप्ति होती है, जैसे कि सैलरी, ग्रांट और इंटरेस्ट रिसीट, तो इन तीनों में आप देखिए ना तो कोई संपत्ति बेची जा रही है और ना ही जो हमें प्राप्ति हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट के रूप में, ग्रांट के रूप में, सैलरी के रूप में, इसको हमें लौटाना भी नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति जो ना तो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती है, बिकवाली का अर्थ है संपत्ति को बेचने से अर्जित की जाती है, और ना ही अपने साथ कोई नई देनदारी लाती है, यानी फ्यूचर में हमें उसको वापस भी नहीं करना पड़ता है, तो उसे हम राजस्व प्राप्ति या रेवेन्यू रिसीट भी कहते हैं। नेक्स्ट सरकार की आय का साधन है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। मैंने आपको पहले वीडियो में इसके बारे में भी बताया था। तो जब अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश करती है, तो उससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। और डिसइन्वेस्टमेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सरकार आधे से ज़्यादा अपने पास रखे, किसी चीज़ के अगर शेयर हैं, अगर सरकार आधे से ज़्यादा अपने पास रखे और बाकी बेच दे, तो उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। ऐसे ही इसमें एक निजीकरण वर्ड भी आता है, प्राइवेटाइजेशन। इसमें सरकार आधे से ज़्यादा बेचे और बाकी अपने पास रख ले, तो उसे हम कहते हैं निजीकरण। तो विनिवेश से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफ ओल्ड डेट, यानी पुराने ऋण की प्राप्ति। अगर सरकार ने किसी को ऋण दिया है, किसी कंट्री को ऋण दिया है और वो कंट्री कहती है कि हम पूरा ऋण नहीं दे सकते, तो सरकार ये कहेगी कि हमारा घाटा अधिक हो गया है, अगर आप पूरा ऋण नहीं दे सकते तो कुछ कुछ पैसा हर महीने हमें दे दीजिए, जिससे हमारा भी कुछ काम चल जाएगा। तो अगर सरकार उन देशों से पूरा ऋण तो नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन कुछ कुछ पैसा वो देश हर महीने हमारे देश को दे देता है, तो उसे हम कहते हैं पुराने ऋण की प्राप्ति, और उससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। सरकार की आय के साधनों में नेक्स्ट आता है एज ए प्रोटेक्टर या संरक्षक के रूप में। सरकार को ईपीएफ, जीपीएफ, पीएफ आदि से भी आय की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा, अगर हम पीएफ की बात करें, प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो सरकार जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी से कुछ परसेंट या कुछ प्रतिशत भाग उनकी सैलरी से काटा जाता है, जो कि उन्हें रिटायर होने पर प्राप्त होता है। तो जो सरकार को इस समय जो आय की प्राप्ति होती है, वो हमारे धन की, जो कर्मचारियों के धन की जो एक संरक्षक के रूप में रक्षा करता है, उससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है रिसीट एज ए डेब्ट, यानी ऋण के रूप में प्राप्ति। अगर फिर भी सरकार के व्यय जो होते हैं आय से अधिक होते हैं, तो सरकार ऋण को प्राप्त करती है, मतलब दूसरे देशों से ऋण के तौर पर रुपयों को प्राप्त करती है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ऋण दूसरे देशों से ले लेती है। आपने देखा ये जो 4 पॉइंट हैं, विनिवेश,
रिटर्निंग ऑफ ओल्ड डेट पुराने ऋण की प्राप्ति, संरक्षक के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति और ऋण के तौर पर प्राप्ति। इन चारों पॉइंट्स में आप देखिए कि इसमें संपत्ति भी बेची जा रही है और जो हमने पैसा लिया है, उधार लिया है, उसे हमें वापस भी करना है। तो ऐसी प्राप्ति जो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती है और अपने साथ नई देनदारी भी लाती है, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसीट कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया वो है कुल प्राप्ति टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्ति प्लस कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्ति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति के योग को हम कुल प्राप्ति कहते हैं, या कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति भी शामिल होती हैं। तो आप देखिए, हमने जो बजट का पिछला वीडियो देखा और अब का जो आज का वीडियो आप देखेंगे तो इसमें हमारे 3 फॉर्मूले निकल कर आते हैं, यानी कि टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, कुल प्राप्ति इज इक्वल टू राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। पिछले वीडियो का जो फॉर्मूला निकल के आया टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय बराबर होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के। तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आया बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस कर देंगे तो हमें बजट घाटा प्राप्त हो जाएगा कि कितना हमारे बजट में घाटा है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट। फर्दर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। तो इस प्रकार से बजटीय जो डेफिसिट होता है वो निकल के आता है हमारा आरडी, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। तो कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा निकल के आता है बजटीय डेफिसिट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं तथा पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का अंतर पूंजीगत घाटा कहलाता है। अपने वीडियो से संबंधित मैंने कुछ मॉक क्वेश्चंस तैयार किए हैं। फर्स्ट, निगम कर किस टैक्स का भाग है? सेकंड, जब आय संपत्ति को बेचने से प्राप्त हो, जब अगर इनकम आपको संपत्ति को बेचने से प्राप्त हो तो उसे कौन सी प्राप्ति कहते हैं? नेक्स्ट, राजस्व घाटा क्या है? नेक्स्ट, पूंजीगत घाटा क्या है? नेक्स्ट, सरकार की आय का मुख्य साधन क्या है? और लास्ट, विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर है? तो इस तरह से आप और बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। Thank you all of you. Please subscribe my channel, like and share the video और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।